हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है सामान्य हिंदी अथवा हिंदी व्याकरण का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण एवं वर्णमाला पर बेस्ड रहेगा, जो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न होंगे और जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित रहेंगे। और आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया, टेट सीटेट हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, अन्य सभी हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रैक्टिस सेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का प्रैक्टिस सेट है उसे। आज का प्रैक्टिस सेट क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें द्विगुण व्यंजन जो हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें द्विगुण व्यंजन जो हैं कौन है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण को जो है उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। द्विगुण को जो है उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। उत्क्षिप्त भी बोलते हैं द्विगुण को। तो जो द्विगुण में जो द्विगुण व्यंजन है वो कौन है वो बताना है। तो पहले का सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रथम क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो जो द्विगुण व्यंजन होते हैं वो क्या है, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं। एक तो आपका ढा है, ये द्विगुण व्यंजन है, और इसके साथ ये भी जो है ये द्विगुण व्यंजन। तो विकल्प बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो डा है और जो हमारा ढा है ये कैसे व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन जो हैं मूर्धन्य व्यंजन है। कैसे, मूर्धन्य व्यंजन हैं, ठीक है। और जो हमारा हा है, जो हमारा यहाँ पे हा था, ये कैसा व्यंजन है, ये हमारा कंठ ध्वनि है, ठीक। कैसी ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, ठीक है, कंठ ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। प्रश्न 2, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन होते कौन से बताना है। तो पहला विकल्प वर्ग के प्रथमाक्षर, और फिर है वर्ग का तृतीयाक्षर, और फिर है वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। तो सेकंड प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है हमारा, जो विकल्प डी है वर्ग का जो पंचमा अक्षर है ये अनुनासिक व्यंजन जो है होता है, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन जो है होता है, जैसे आपका ये हो गया, अंग्या इया हो गया, ये सभी अनुनासिक व्यंजन है। और अड़ा हो गया, और ना हो गया, और ये माँ हो गया, ठीक है। ये सभी कैसे व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की स्पर्श घोष, प्रश्न 3, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठी व्यंजन ध्वनि हैं। तो कौन सी ध्वनि है हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि हैं, कौन सी हैं। तो विकल्प 3 का ए जो विकल्प है भा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी स्वर होते हैं, समस्त स्वर जो होते हैं वो घोष व्यंजन होते हैं। जितने भी समस्त स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है, ठीक है। कौन सा जो स्वर है समृत है। तो आ है, बड़ा है, औ है, ई है, ऐ है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 4 में, जो विकल्प सी है। ई जो है ये स्वर जो है समृत स्वर है। और समृत स्वर का मतलब होता है जो मुख विवर के खुलने के आधार पर जो है जो स्वर हैं, जो स्वर ध्वनियाँ हैं उनको 4 प्रकार की जो होती हैं। एक तो होता है विव्रत, विव्रत, ये भी आप ध्यान रखिएगा, विव्रत। फिर है अर्ध अविव्रत, अर्ध विव्रत। और फिर है समव्रत, सम जिसकी बात अभी इसमें कर रहा था, समव्रत। और फिर जो लास्ट है वो अर्ध समव्रत, ठीक है, अर्ध समव्रत, ठीक है। और समव्रत में जो था, समव्रत में जो है उसमें इसी में जो ई राइट आंसर था 4th का। और जो समव्रत होता है ना, ये ई के साथ दूसरा जो बड़ी ई है ये भी असमव्रत है, छोटा ऊ है ये भी समव्रत है, और बड़ा ऊ जो है ये भी समव्रत है, ठीक है। तो मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वर ध्वनियाँ हैं उनको, जो स्वर ध्वनियाँ हैं मुख विवर जो है, मुख के खुलने के आधार पर, मुख विवर के खुलने के आधार पर जो है स्वर ध्वनियाँ को 4 प्रकार में या 4 इनके जो प्रकार होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5th क्या कर रहा है वो देखते हैं। 5th प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं। विकल्प है चा छा, जा झा, टाठा डाढ़ा, और पापा पाभा, ताथा दाधा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं क्या हो जाएगा, विकल्प जो बी है हमारा
टा, ठा, डा, ढा जो है ये मूर्धन ध्वनियाँ हैं, ठीक है। मूर्धन ध्वनियाँ है जैसे आपका कंठ ध्वनि हो गई, तालव्य ध्वनि हो गई, ठीक है। और इसके बाद दंत ध्वनि हो गई, फिर ओष्ठ ध्वनि हो गई। तो जो ता और था दा धा है, ता था दा धा है, ये कैसी ध्वनि है? ये है दंत ध्वनि। कैसी? ये है दंत ध्वनि, ठीक है, दंत ध्वनि है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे दिया है चा छा जा, पहला जो विकल्प है चा छा जा, ये कैसी ध्वनि है? ये है तालव्य ध्वनि, ये है तालव्य ध्वनि, ठीक है, तालव्य ध्वनि है। और इसके बाद दिया है इसी में पा फा भा भा, तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं? पा फा भा भा कैसी हैं? ओष्ठ ध्वनि है। कैसी? ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। पा फा भा भा कैसी ध्वनियाँ हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो प्रश्न 5th का जो विकल्प बी था वो मूर्धन ध्वनियाँ है, सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 6 में निम्नलिखित ओष्ठ ध्वनि नहीं है वो बताना है। चा में या पा में या भा में या मा में, तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है वो बताना है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो ए है, चा में जो है ओष्ठ ध्वनि है। चा जो है ये कैसी ध्वनि? ये तालव्य जो है ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? ये तालव्य ध्वनि है, ठीक है। चा कैसी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि। क्लियर है। और जबकि पा फा बा भा मा जो है ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती है, ठीक है। ओष्ठ ध्वनियों की अगर हम बात करें, ओष्ठ ध्वनियों की बात करें तो कौन सी होती हैं? पा फा बा और भा और मा, ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? जो मात्रा स्वर है उन्हें कहते हैं वर्ण कहते हैं, रूप कहते हैं, समरूप कहते हैं या शब्द कहते हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी है हमारा, समरूप जो है, ग्रेफीम जो है, ये मात्रा स्वर को कहते हैं, ठीक है, मात्रा स्वर को कहते हैं। और अगर हम देखें हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और जिनकी जो मात्राएं होती हैं 10 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं, इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। प्राचीन का जो है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? नया, पुराना, प्रागैतिहासिक, आर्वाचीन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है, प्राचीन का जो विलोम होगा आर्वाचीन होगा। तो विकल्प डी जो है प्रश्न 8 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जाते हैं। क्या कह रहा है वो प्रश्न देखते हैं। छा जो ध्वनि है, जो छा ध्वनि है प्रश्न 9 में, का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है। जो छा ध्वनि है इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है या ओष्ठ है या तालव्य है या वर्तस्य है। तो सही विकल्प क्या होगा? 9th प्रश्न का विकल्प जो सी है हमारा, तालव्य जो है, छा जो है तालव्य जो है ये इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 10 क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? चा पा ला हा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 10th का? सही विकल्प हो जाएगा हमारा 10th का विकल्प जो ए है, जो चा है ये जो है तालव्य ध्वनि है, ठीक है। जो चा है ये तालव्य ध्वनि है, ठीक है। ई है हो गया, बड़ी ई हो गया, चा हो गया, छा हो गया, ये सभी जो हैं क्या हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। जैसे हमारा इसी ई हो गया और बड़ी ई हो गया, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया और झा हो गया, इया हो गया, या हो गया, शा हो गया, ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं? तालव्य ध्वनियाँ है, ठीक है। और पा जो है ओष्ठ ध्वनि है। जो इसी में जो पा है हमारा कैसी ध्वनि है? ओष्ठ है, ये ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ ध्वनि है। और जो ला है हमारा ये कैसी ध्वनि है? ये है दंत, ठीक है, दंत। और जो हा है हमारा ये कैसी ध्वनि है? हा जो है कंठ ध्वनि है। कैसी? कंठ ध्वनि है। सभी को राइट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको ये ध्यान रहे समय पे। कंठ ध्वनि है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या करें वो देखते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, बड़ा छोटा आ है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 11th का? जो विकल्प ए है हमारा, बड़ा आ जो है ये पश्च स्वर है, ठीक है। जो बड़ा आ है पश्च स्वर है। पश्च स्वर में और कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ होता है हमारा पश्च स्वर में, छोटा ऊ होता है पश्च स्वर में, और बड़ा ऊ होता है पश्च स्वर में, और ओ होता है पश्च स्वर में, और आ होता है पश्च स्वर में, आ, ठीक है। ये सभी कैसे हैं? पश्च स्वर है। अगर हम मध्य स्वर की बात करें, अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में क्या होता है? छोटा आ होता है। अगर हम अग्र स्वर की बात करें, अगर अग्र स्वर की बात करें, हम अग्र स्वर की बात करें तो इसमें छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है, छोटा ए आता है और छोटा ए, और फिर ए आता है, ठीक है। ये सभी जो हैं अग्र स्वर हैं। तो 11th का विकल्प जो था हमारा, जो 11th का ए था वो सही होगा। बड़ा आ जो है ये पश्च स्वर है। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या करिए वो देखते हैं।
प्रश्न 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? का, च, ठा, टा। पहले हम महाप्राण को समझ लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का, हर एक वर्ग का जो है दूसरा और प्लस चौथा जो होता है, चौथा जो हो फोर्थ जो होता है, ये जो व्यंजन होते हैं फोर्थ, तथा इसके साथ साथ जो महाप्राण में शा और षटकोण वाला शा और सा और ये जो हा हैं, ये जो हैं महाप्राण ध्वनि होती हैं। और ये हैं कैसे? शा सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। लेकिन जो शा और सा और हा है, ये महाप्राण ध्वनि है। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा, सेकंड और फोर्थ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और सेकंड और फोर्थ जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है। इसके साथ जो सा है आपका सलजम वाला और फिर षटकोण वाला शा, फिर सा और हा, ये सभी महाप्राण ध्वनि है और ऊष्म व्यंजन भी हैं। तो जो विकल्प दिए हैं इसमें जो प्रश्न संख्या 12 में जो विकल्प दिए हैं हमारा, तो खा भी दिया है, तो का के बाद खा आता, दूसरा हो गया ये सब, तो ये महाप्राण होगा। और फिर का वर्ग का है, ये का वर्ग का जो है दूसरा व्यंजन है खा। और फिर जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ठा, तो जो ठा है ये टा वर्ग का, जो ठा है ये टा वर्ग का जो है दूसरा व्यंजन है, टा वर्ग का दूसरा व्यंजन। तो इस तरह से ये भी जो है ठा जो है ये भी जो है महाप्राण है। तो इस प्रश्न 12 में दोनों ही जो हैं, जो हमारे दोनों ही ठा और खा, ये दोनों ही जो हैं महाप्राण जो हैं ध्वनियाँ हैं। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो ध्वनि है संयुक्त ध्वनि है? प्रश्न 13 क्या है? चा है, टा है, औ है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 13% का विकल्प जो ए है, क्या जो है ये संयुक्त जो है ध्वनि जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन है, क्या जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में ऐसा होता है जो दो ऐसे व्यंजन का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। जो पहला व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन में, पहला व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है। ठीक है, पहला व्यंजन। और दूसरा व्यंजन जो है होता है, इसी में जो दूसरा व्यंजन होगा वो स्वर सहित होगा। संयुक्त व्यंजन में स्वर सहित होता है। ठीक है, स्वर सहित होता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो ये क्या है, इसमें का हलंत लगेगा में, तथा या का प्लस या का जो मेल हुआ है, और का जो है स्वर रहित है, ये जो है ये का जो है स्वर रहित है, और जो या है ये स्वर सहित है। ठीक है, जो या है ये स्वर सहित है। ठीक है, क्लियर है? तो चा जो है, और डबल चा की बात हम करें, जो यहाँ पे चा दिया हुआ ये, तो जो चा है ये द्वित्व व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ये है हमारा द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन है, व्यंजन। इसमें समान जो व्यंजन होते हैं उनका मेल होता है। और जो टा है हमारा, इसी में जो टा है ये कैसा व्यंजन है? ये मूर्धन्य व्यंजन है, ये मूर्धन है। सभी को आप राइट डाउन करते चलिएगा, ये नोट्स बना लीजिएगा, मूर्धन, ताकि आपको ध्यान रहे समय पे, मूर्धन व्यंजन है। और जबकि जो औ है हमारा, इसी में जो औ है, जो औ है ये कैसा है? ये जो है संयुक्त स्वर है। कैसा है? ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर है। कौन? औ। ठीक है, किससे किससे मिलके बना है? औ जो होता है ये बना है आ प्लस ओ से मिलके बना हुआ है, ओ से, ठीक है, के मेल से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है अघोष ध्वनि है? गा, घा, डा, ढा, पा, फा या दा, धा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें से अघोष ध्वनि कौन सी है? प्रश्न 14 में, तो 14 का सही विकल्प हो जाएगा जो सी है, पा और फा जो है ये अघोष ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। प्रश्न 15 में देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम जो है वो गलत है। कौन सा नाम गलत है वो बताना है। पहला ब्राह्मी है, और बी खरोष्ठी है, और सी है शारदा कुटिला, डी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसमें? जो देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में जो है एक नाम जो है गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका
हमारा जो है तो जो खरोष्ठी लिपि है, जो खरोष्ठी लिपि है यह देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में से नहीं है। जो खरोष्ठी लिपि है देवनागरी जो लिपि है इसकी जो पूर्ववर्ती लिपियों में से नहीं है। जबकि जो हम ब्राह्मी की बात करें, जो ब्राह्मी है यहाँ पे ये ब्राह्मी से ही देवनागरी, जो ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का जो है विकास हुआ है, ब्राह्मी से ही। जैसे ब्राह्मी, इसको समझ लीजिएगा, ब्राह्मी गुप्त लिपि और फिर है कुटिल लिपि। ठीक है, ब्राह्मी था, फिर गुप्त लिपि, फिर है यहाँ पे कुटिल लिपि। फिर कौन सी है? कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि से क्या हुआ है? दो, देवनागरी और शारदा लिपि। शारदा लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि। ठीक है, क्लियर है। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा प्रश्न 15 का? तो खरोष्ठी जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? गा अघोष और फा अल्प प्राण, ठा जो है सघोष और शा जो है ऊष्म। तो 16 प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी जो है, सा जो है ये ऊष्म है, ये असुमेलित है, बाकी जो है असुमेलित है विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं वो बताना है, शा, ला, हा, शा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 17 का? जो विकल्प डी है हमारा, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ला जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं, बल्कि ला जो है कैसा व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ला अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। या होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। ये सभी कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं? का, गा, चा, जा, पा, बा, ढा और धा। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी ये बताना है। तो महाप्राण ध्वनियाँ प्रश्न में सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है, ढा और धा जो है ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु का प्रयुक्त होता है। दीर्घ प्राण वायु जो है, प्राण वायु जो है प्रयुक्त होता है, उसे जो है महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं, जैसे मान लेते हैं जो का, खा, जो हमारी का इसी में जो दिया है, का, गा और चा और पा और ये बा। ठीक है, का, गा, चा, पा, बा जो ये हैं ये अल्प प्राण ध्वनियाँ, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों में अल्प प्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु जो है प्रयुक्त होती है वो अल्प प्राण जो है ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 क्या कर वो देखते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन सही है? सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। 19 प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। जो सभी स्वर हैं वो सघोष होते हैं, यह कथन जो है सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से जो है ध्वनियों जो श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, श्वास से स्वर जो तंत्रियाँ हैं, स्वर तंत्रियों में जो होता है क्या होता है? कंपन होता है। ध्यान रखिएगा, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो उन्हें जो है सघोष कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सघोष। उन्हें कहते हैं सघोष। जिन श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ऐसे वर्ण या ध्वनियाँ जिनको बोलने में श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष कहते हैं। ठीक है, और सघोष व्यंजन जो होते हैं, वर्ण का तीसरा जो सघोष व्यंजन होते हैं, सघोष जो व्यंजन होते हैं, ये जो सघोष जो व्यंजन होते हैं ये व्यंजन जो है वर्ण का जो है तीसरा, वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, ध्यान रखिएगा, वर्ण एवं वर्ण, पांचवा वर्ण एवं जो है अंतःस्थ जो व्यंजन हैं उनको मिला के व्यंजन कौन कौन से? या, रा होता है, ला होता है और वा होता है, इसके अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, जो सघोष व्यंजन होते हैं वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और एवं अंतःस्थ व्यंजन यारा, ला, वा और हा भी है। ठीक है, यारा, ला, वा और हा भी जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं।
तो अन्य जो कथन है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण हैं। जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। जीवा की नोक दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। जीवा की नोक तालु को स्पर्श करती है। जीवा की नोक ओठों को स्पर्श करती है। 20 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 का जो विकल्प ए है हमारा, जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे, ये वर्तस्य ध्वनियाँ जो हैं, यह वर्तस्य ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, उच्चारण है, वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण है। जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को जो है स्पर्श करती है, ये वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण में होता है। और वर्तस्य व्यंजन की अगर हम बात करें, जो वर्तस्य व्यंजन हैं इनकी हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ना होता है, शा होता है वर्तस्य व्यंजन, रा होता है और ला को कहते हैं। ठीक है, शेष जो विकल्प है असंगत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो कहते हैं ऋण जो है, प्रश्न 21 ऋण ध्वनि क्या है? मूर्धन है, संघर्षी है, पार्श्विक है, उत्शिष्ट है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो है बी जो है, ऋण जो है मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य ऋण जो है कैसी है? मूर्धन्य है। और हम उत्शिष्ट या उत्क्षिप्त की बात करें, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होते हैं उत्क्षिप्त ढा और ढा, जो कैसे व्यंजन होते हैं? उत्शिष्ट होते हैं, या जिसे द्विगुण बोलते हैं, इसे द्विगुण भी बोलते हैं। अगर हम पार्श्विक की बात करें, जो पार्श्विक दिया हुआ है इसमें, तो पार्श्विक व्यंजन जो है ला होता है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ला होता है। और जो संघर्षी व्यंजन है इसमें ऊष्म व्यंजन, इसे संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजन को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। कैसे? ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं संघर्षी व्यंजन को, संघर्षी को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? शा आता है संघर्षी में, और शा, और फिर है आशा, और फिर है हा वर्ण जो है इसके अंतर्गत आते हैं संघर्षी में। ठीक है, संघर्षी में कौन आते हैं? शा और षटकोण वाला शा, फिर सा और हा जो है ये संघर्षी में आते हैं। संघर्षी को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देते हैं, में से कौन सी ध्वनियाँ जो है अयोग वहाँ है? तो आ है, बड़ा आ है, का है, खा है, अंगा है, आहा है और डा है, ढा है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ध्वनियाँ जो है अयोग वहाँ हैं। तो 22 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अंगा और आहा जो है ये अयोग वाह ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कैसी ध्वनियाँ हैं? अयोग वाह है। जो आ और बड़ा आ है, आ और बड़ा है, और का और खा है, ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं? ये सभी जो ध्वनियाँ हैं ये कंठ ध्वनियाँ हैं। कैसी? कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ध्वनि है, ये ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा ढा और डा है ये किस में आते हैं? ये उत्क्षिप्त, ये उत्क्षिप्त में आते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन में ये आते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन में, या गौड़ व्यंजन भी इनको बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? या गौड़ व्यंजन। ठीक है, या गौड़ व्यंजन भी बोलते हैं। जो हिंदी की अपनी मूल ध्वनि है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से जो व्यंजन उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन, सायास व्यंजन, सुदीर्घ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो सही विकल्प 23 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है, महाप्राण व्यंजन जो है अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले जो है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ वर्ण कौन से वर्ग में? यारालासा, चालादा, टाकाशा और पा, बा, फा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 24 का विकल्प जो सी है हमारा, पा, फा, पा, बा और जो फा है ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ओठों की जो सहायता से उच्चारित होने के कारण पा वर्ग के जो वर्ग हैं ओष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, दोनों ओठ, ऊपर का और नीचे का जो ओठ होता है उनकी सहायता से उच्चारित होने के कारण ये पा वर्ग में या पा वर्ग के वर्ण जो हैं ओष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो है पा, बा, फा और भा और मा भी जो है रहता है। ठीक है, पा, बा, फा जो है वर्ग जो है ओष्ठ वर्ण में है, और इसके आगे भा, मा भी इसी वर्ग में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन से वर्ग में सभी वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन है? तो धा, शा, थाड़ा, का, चा, टाता, घा, छा, वा, न और खा, चा, धा, फा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 25 का विकल्प जो बी है, का और चा और टा और जो ता है ये सभी जो हैं, जो सभी वर्ण हैं अल्प प्राण जो है व्यंजन होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में अल्प प्राण वायु, अल्प प्राण वायु जो है प्रयुक्त होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखिएगा,
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पहला हो गया, तीसरा हो गया, और पांचवा जो वर्ण है, पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता था। इसके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजन है, जो या राला है, वो भी जो है अल्प प्राण ही है। ठीक, या रा ध्यान रखिएगा, ला और वा जो है ये भी जो है अल्प प्राण ही है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की संख्या की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तालव्य वर्णों का कौन सा है, तालव्य वर्णों का वर्ग जो है कौन सा है। तो का, डा, ड़ा, सा, चा, ई और भा, ला, भा, था, वा, सा। तो तालव्य वर्णों का जो वर्ग है कौन सा है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो बी है, शा, चा और ई जो है ये तालव्य वर्णों का जो है वर्ग है। ठीक है, तालव्य वर्णों का वर्ग है। अगर हम अन्य वर्णों का विवरण देखें तो वो सभी जो है असंगत हैं। तालव्य की अगर हम बात करें, तालव्य की बात करें तो इसमें आता है ई आता है, बड़ी ई आता है, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है, यहाँ आता है आपका, या आता है और शा आता है। ये सभी जो है तालव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करें वो देखते हैं। 27 कह रहा है कि महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। तो महाप्राण व्यंजन अभी हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें बताया था कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं प्रत्येक वर्ग का। तो विकल्प देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा और पांचवा, दूसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा। तो 27 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है, प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा व्यंजन जो है महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, महाप्राण जो भाषा विज्ञान है उसमें जो महाप्राण व्यंजन है वैसे व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। मुख से वायु प्रवाह के साथ जो है बोला जाता है, वायु प्रवाह के साथ जो है बोला जाता है, वो महाप्राण जो है व्यंजन का। जैसे आपका खा हो गया, खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया और फा हो गया। ये सभी जो है मुख से वायु प्रवाह के साथ इन वर्णों का जो है उच्चारण होता है। ठीक है, ये अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण जो है, जो महाप्राण है ये कहलाते हैं। ठीक है, महाप्राण। अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। ठीक है, अल्प प्राण की बात करें तो ये वे व्यंजन होते हैं जिन्हें कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, इसीलिए इन्हें अल्प का मतलब ही होता है कम। ठीक है, तो अल्प के जो वर्ण हैं कौन से, का हो गया और गा हो गया, जा हो गया और पा जो है, ये कैसे व्यंजन है, ये अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, अल्प प्राण, इन्हें कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऋण स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। रात्रि, क्रिया, मातृ, भूमि, आम्र। तो 28 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो ए है, मातृभूमि है। इसमें ऋण स्वर की जो मात्रा का है प्रयोग हुआ है मातृभूमि में। ठीक है, ऋण स्वर की जो मात्रा के प्रयोग से अन्य शब्द जैसे हैं, अन्य जो शब्द अगर हम देखें तो कृत्रिम हो गया, ये इसमें ऋण जो शब्द की जो मात्रा वो प्रयोग हुई है। कृपाण हो गया, कृपाण, और फिर कृषि, और फिर कृतिघ्न भी हो गया, इससे कृतिघ्न, और फिर मृग, और फिर श्रृंगार, और फिर नृप। ठीक, ये सभी ऋण स्वर की मात्रा के प्रयोग से जो है शब्द बने हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। टाका, तापा, और फिर है ई या शाचा, और हा, शा, लादा और पारा, था, हा। तो 29 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो बी है, ई या शा और चा जो है इसमें वर्ग में तालव्य वर्ण है। ठीक है, तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न क्या, नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं। जीभ का जो अगला भाग होता है ऊपर नीचे होता है वो सभी कौन से वर्ग में हैं। ई, ए, ओ, या आ, उ, अंग, और या आ छोटा बड़ा, और फिर है ई और ए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 30 का, विकल्प जो डी है, ई और ए जो है इसमें जो है जीभ का जो अगला भाग है वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, सही विकल्प डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जो ई है हमारा, ये जो ई है और ई ए है, और इसी के साथ अगर ए होता तो ये कैसे जो स्वर हैं ये सभी जो हैं अग्र स्वर हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, अग्र स्वर हैं। ठीक है, अग्र स्वर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है। दालावा, चाफारा, का, गाहा, टा, डा, गा। तो 31 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है, का और गा और हा जो है ये कंठ ध्वनियों के जो हैं ये वर्ग हैं। ठीक है, कंठ ध्वनियों के, कंठ ध्वनियों से तात्पर्य क्या होता है, गले से होता है। कंठ ध्वनियों से क्या तात्पर्य होता है, गले से होता है।
ध्यान रखिएगा, गले से होता है, ठीक है। का वर्ग का उच्चारण गले से होता है, इसलिए इसे कंठ ध्वनियाँ भी कहा जाता है। जो का वर्ग है, का वर्ग जो है इसका उच्चारण जो होता है किससे होता है, गले से होता है, इसलिए इसे कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है, ठीक। शेष विकल्प जो है असंगत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में सा, ता, पा, या। तो सही विकल्प 32 का क्या हो जाएगा, विकल्प डी है। या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। और जो शा है, जो यहाँ पे शा दिया हुआ है, जो शा है 32 में, तो जो सा है इसका वर्ग स्थान दंत होता है, इसका वर्ग स्थान जो है दंत होता है सा का। और जो पा की अगर हम बात करें, इसका स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, पा ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ होता है। और अगर हम ता की बात करें तो इसका वर्ग स्थान क्या होता है, इसका भी जो होता है दंत होता है, दंत, ठीक है, दंत होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा जो भाग है आवश्यक है, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, कोई नहीं। तो 33 का सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, ए जो है अग्रभाग जो है, जीभ का जो है अग्रभाग जो है आवश्यक है ई के उच्चारण में, ठीक है। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्रस्वर जो होते हैं हमारे ई होता है, बड़ा ई होता है, और ए होता है, और अ होता है, ये सभी अग्रस्वर हैं, ठीक है। और अगर हम मध्य स्वर की बात करें, जो मध्य स्वर की, अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य स्वर जो है वो छोटा आ है, ठीक है। और हम पश्च स्वर की बात करें तो जो पश्च स्वर होता है, पश्च जो स्वर की बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं पश्च स्वर में, तो इसमें आ जाता है बड़ा हमारा आता है, ऊ आ जाता है, और बड़ा ऊ आ जाता है, ये सभी पश्च स्वर हैं। ओ आता है, औ आता है, और फिर आ आता है, ठीक है, ये सभी कैसे हैं, पश्च स्वर हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 34 में निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। प्रश्न नेक्स्ट में तो देखते हैं, आ और बा कुछ दिए हैं, आ के सामने चा दिया, उसके सामने उष्ट दिया है, वा तालव्य, दा कोमल तालव्य, का जो है दंते। तो नीचे जो कूट हैं, जो विकल्प हैं दिए गए हैं, आ जो है, और बई है जो है, सी है, डी है, ये विकल्प है। तो सही विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना था, तो सही विकल्प 34 का क्या हो जाएगा, 34 का सही जो आंसर है वो ए हो जाएगा। जो ए है पहले का जो है, पहले का आस है, पहले का इससे जो चा है वो तालव्य है, और दूसरे का जो वाह है, इसमें जो वाह है वो आस है, मतलब वाह जो है वो ओष्ठ है। और जो दा है, जो तीसरा दा है इसमें, ये किससे होगा, ये ई से होगा, दा जो है ये दंत है। और जो फोर्थ है, जो का है हमारा फोर्थ में, का जो है ये ई से होगा, तो का जो है ये कोमल तालव्य है, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। अगले तरफ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है वो बताना है, मूर्धन, दंत, तालव्य, ओष्ठ। तो पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है क्या, 35 का करेक्ट आंसर डी है, ओष्ठ है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। ओष्ठ ध्वनि और कौन कौन सी होती हैं, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, और ये माँ, ये कैसी ध्वनियाँ हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ। अगर हम मूर्धन ध्वनि की बात करें तो मूर्धन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ऋढ़ है, ध्यान रखिएगा, ऋढ़, और फिर है टा, फिर है ठा, डा, ढा, और ऋढ़, रड़ा, अड़ा, और रा, और शा, ये सभी कैसी ध्वनियाँ, मूर्धन ध्वनियाँ हैं। और अगर हम तालव्य ध्वनि की बात करें तो तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं ई, बड़ी ई, चा, छा, चा, छा, और फिर है जा और झा, जा, झा, फिर है इया, ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं, ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं, इया और या और शाह, ये सभी राइट डाउन कर लीजिएगा। या और शाह जो कैसी ध्वनियाँ हैं, तालव्य हैं। अगर हम दंत की बात करें 35 में जो दंत दिया था विकल्प सी में, तो दंत ध्वनियाँ कौन सी, ता होता है, था होता है, दा होता है, धा होता है, ना होता है, ला होता है, और जो है सा होता है, सभी जो है दंत ध्वनियाँ हैं। तो विकल्प 35 का राइट आंसर क्या था, ओष्ठ था, 35 का राइट आंसर ओष्ठ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 36 क्या कर रहा है, उच्चारण स्थान के आधार पर इया जो है व्यंजन है, जो इया व्यंजन कैसा है ये बताना है उच्चारण स्थान के आधार पर। तालव्य है, मूर्धन है, ओष्ठ है, कंठस्थ है। तो 36 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तालव्य जो है, इया जो है 36 का सही आंसर तालव्य होगा। जो इया है वो उच्चारण स्थान तालव्य है उसका, ठीक है, तालव्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 की तरफ। अगला प्रश्न 37 क्या कर रहा है वो देखते हैं।
37 कह रहा है हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अंगा, या, अड़ा, या। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या जो है वो अनुस्वार जो है ये या जो है इस ध्वनि का सूचक नहीं है, ठीक है, अनुस्वार। ठीक, हिंदी में जो है पंचमा अक्षरों डा, या, अड़ा, ना, मा के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है। जो हिंदी में पंचमा अक्षर हैं, जो पंचमा अक्षर हैं जैसे कौन कौन से हैं हमारे? डा होता है, या होता है, और अड़ा होता है, ना होता है, और फिर है मा होता है। इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। इनके स्थान पर किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है। जबकि जो या हैं और हमारा जो या के बाद जो वा है ये सभी अर्ध स्वर हैं। या और वा जो हैं ये सभी क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। क्या हैं? अर्ध स्वर हैं, ठीक है। और जो या है वो अनुस्वार का जो है सूचक नहीं है। या जो है प्रश्न 37 में सही आंसर भी था। जो या है अनुस्वार का सूचक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डा अड़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन जो है अशुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ, ये मूर्धन उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो बी है। बी जो है ये मूर्धन उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। डा और ढा कैसी ध्वनियाँ हैं? मूर्धन उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिन ध्वनियों के संयोग 39 शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, वाणी कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, श्वानिम कहते हैं। सही विकल्प 39 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो हमारा डी है। श्वानिम जो है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें श्वानिम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें श्वानिम कहते हैं। जबकि जो ध्वनि है भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है। जो ध्वनि है ये भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जो ध्वनि है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 40% देखते हैं क्या कह रहा है। 40% कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से शा, शा, सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ हैं, वर्तस्थ हैं, ऊष्म है, तालव्य हैं। 40 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है ऊष्म है। जो शा और सा जो है व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से। जबकि जो है या, रा, ला, वा जो है या, रा, ला, वा ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा ये सभी कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। और जो हमारे तालव्य हैं वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तालव्य में कौन कौन से होते हैं? चा होता है और छा होता है, जा होता है और झा होता है, इया होता है। ये सभी तालव्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। वो क्या कह रहा है? 41 कह रहा है कि का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का व्यंजन जो है इसके विषय में कौन सा सही है? अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। तो सही विकल्प क्या होगा? का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है 41 का? तो सही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। जो का है वो अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, कंठ ध्वनि है, ठीक है, ये जो है सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि जो है सघोष ध्वनि है? तो हा है, शाह है, शा और सा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। हा जो है ये ध्वनि जो है सघोष ध्वनि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 43 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 43 प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभ जो शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप क्या है वो बताना है। प्रा वर्ग का जो स्वरूप है क्या है? पा और फिर रा, फिर पा के नीचे हलंत लगा, फिर रा, फिर पा के नीचे हलंत, फिर रा के नीचे हलंत, फिर पा और रा। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का जो सही आंसर होगा तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का करेक्ट आंसर हमारा होगा बी जो विकल्प है। इसमें पा और जो रा है, पा के नीचे जो हलंत रहेगा वो प्रा वर्ग का स्वरूप है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। प्रश्न 45 क्या है वो देखते हैं। प्रश्न 44 कह रहा वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प जी, डी जो है वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि जो है बनती है। 44 का विकल्प डी का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि हैं। तो विकल्प देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा विकल्प में। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 45 का विकल्प जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। 45 का विकल्प ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नासिक व्यंजन क्या होते हैं? नासिक व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें नरम तालु के नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो, ठीक है। मुंह से जो वायु निकले
तो उस वायु में क्या हो, अवरोध उत्पन्न हो, अवरोध जो है उत्पन्न हो, ठीक है, अवरोध उत्पन्न हो। लेकिन नासिक से निकलने के लिए जो है, नासिक से, नाक से निकलने की जो है छूट हो, ठीक, नाक से निकलने के लिए जो है छूट होती है। तो इन्हें पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें जो है पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक व्यंजन को पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक जो है माना जाता है, इनके स्थान पर जो है, इनके स्थान पर किसका प्रयोग, अनुस्वार का, भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, अनुस्वार का जो प्रयोग है वो सुविधाजनक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है, तो कावशा या चाशा या कावशा या कावशा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है, का और जो षटकोण वाला शाह है, इसके व्यंजन, इसके संयुक्त व्यंजन का, इसके मिलने से या इसके जुड़ने से छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। ये दो वर्ण जो हैं इनके संयोग से छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। अगर हम त्रा की बात करें, जो त्रा किससे मिलकर बना, तो त्रा जो है ता प्लस रा जो है दो वर्णों के संयोग से होता है। और फिर अगर हम ज्ञा की बात करें, तो जो ज्ञा होता है, ज्ञा की बात करें तो ज्ञा जो होता है वो जा प्लस रा, इया सॉरी प्लस इया, ठीक है, ज्ञा जा प्लस इया। और श्रा की अगर हम बात करें, जो श्रा होता है ये किससे होता है, तो सा और प्लस रा से होता है, ठीक है, सा और रा से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। 47 प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्रयत्न के आधार पर का खा गा घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं, प्रयत्न के आधार पर, तो संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 47 का विकल्प जो हमारा शी है, स्पर्श जो व्यंजन है प्रत्येक प्रयत्न के आधार पर का खा गा घा जो है इस भेद के अंतर्गत आते हैं, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का से माँ होते हैं, का से जो है स्पर्श जो व्यंजन होते हैं का से कहाँ तक, माँ तक होते हैं, ठीक, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, जिनकी संख्या लगभग जो है, इनकी संख्या जो है 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, हर बात इंपॉर्टेंट है, वर्गीय व्यंजन भी जो है इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो अगर हम संघर्षी व्यंजन की बात करें, इसी 47 में जो संघर्षी व्यंजन है, तो इसमें संघर्षी व्यंजन में कौन कौन होते हैं, शाह होता है, षटकोण वाला शाह होता है, सा होता है और हा होता है, ये सभी जो हैं संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। और जो हमारा रा आता है ये लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। और पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत, जो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ला आता है, पार्श्विक जो व्यंजन है इसके अंतर्गत जो है ला आता है, ठीक है। 47 के साथ ये जो प्रैक्टिस सेट था सामान्य हिंदी या सामान्य व्याकरण का, वो समाप्त होता है। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है आप तक सबसे पहले और आसानी से मिले। और हाँ, अभी तक जिन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन के जो थे वो नहीं देखे हैं, तो RO ARO UP PCS RO ARO की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें जा कर के वो सभी प्रैक्टिस सेट जो हैं आप देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।